माननीय श्री ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मुझे सीएपीएफ बिल 2026 पर बोलने का अवसर दिया है। यह बिल सीएपीएफ में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों के लिए एक समान एकीकृत ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य भर्ती और सेवा शर्तों में एकरूपता लाना, कानूनी स्पष्टता बढ़ाना और सेवा से जुड़े विवादों के मुकदमे को कम करना है। सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद कई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस बनी। बीएसएफ बनी 1965 में, आईटीबीपी बनी 1962 में, सीएसएफ बनी 1969 में। मौजे जब देश आजाद हुआ उसी समय जो सरकार थी उनको चिंता करनी चाहिए थी कि हमारी बॉर्डर जो है सबसे इम्पोर्टेंट हैं और हमें उस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बनाना चाहिए था। केवल सीआरपीएफ ऐसी थी जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स कहलाती थी, 1937 में बनी थी, वो जो बाद में 1949 में सीआरपीएफ बनी। महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर रहे और उत्तर प्रदेश कैडर की हमारी जो आर्म फोर्स है, प्रोविंशियल ऑन कॉन्स्टेबलरी पीएसी का मैं डीजीपी रहा, 3 बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रहा और उसने जाकर के आजादी के बाद बॉर्डर गार्ड करने की ड्यूटी किया है। महोदय, चाइना वार के बाद पहले तो हिंदी चीनी भाई भाई होता रहा, गार्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई और आज चिल्लाते हैं कि सीएपीएफ। तो महोदय, मैंने भी एज ए कमांडिंग ऑफिसर अभी कह रहे थे कि नहीं साहब सब उन्हें देना चाहिए, क्यों नहीं। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बटालियन रेज किया था, इंडिया रिजर्व बटालियन, यूपी के 31st बटालियन रिजर्व बटालियन पीएसी का मैं कमांडिंग ऑफिसर था। जनवरी 84 में अपनी बटालियन लेकर गया था मैं असम में, लखीमपुर में और फिर लोअर आसाम में नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बगाईगांव, जब आसाम की स्थिति खराब थी। हमारी 4 बटालियन थी। चाइना वार के बाद पीएसी गई थी वहां असम में, हमारी 4 बटालियन थी अप टू 71 भारत बांग्लादेश वार। तो महोदय, ये जो आर्म फोर्सेज हैं इसमें एक चीज होता है, एक अनुभव की जरूरत होती है। महोदय, सरदार पटेल जी ने जब निर्णय लिया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का, आर्टिकल 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा था दिस ऑल इंडिया सर्विसेज आर स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। स्टील फ्रेम, और स्टील फ्रेम कौन बने थे? आईएएस और आईपीएस। आईएएस आजादी के पहले कहलाता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, और आईपीएस कहलाता था इंपीरियल पुलिस, आईपी। तो महोदय, सरदार पटेल जी की जो परिकल्पना थी स्टील फ्रेम, और एक और ऑल इंडिया सर्विस बनी 1963 में, वो थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो पहला रिक्रूटमेंट 1968 में हुआ। तो महोदय, ऑल इंडिया सर्विस के जो अफसर थे और स्पेशली आईपीएस, इनको दिया गया कि स्टील फ्रेम है। सर, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस अफसर हम लोग सेलेक्ट होते हैं, भारत सरकार सेलेक्ट करती है, भारत सरकार हमारी ट्रेनिंग करवाती है और केवल ऑल इंडिया सर्विसेज में है कैडर अलॉटमेंट का। हमें कैडर अलॉट होता है जब हम सेवा में आए 77 बैच में, तो उसमें होता था 50% इनसाइडर एंड 50% आउटसाइडर। क्या थीम था कि कम से कम 50% आउटसाइडर रहेगा तो लोकल पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। और उसके बाद जब पंजाब में प्रॉब्लम हुई, मैं पंजाब टेररिज्म में भी लड़ा हूं, जब मैं एसपी पीलीभीत था, दैट वाज एक्सटेंशन ऑफ पंजाब टेररिज्म में, खुद जाकर लड़ा हूं पंजाब में। तो सर, उस समय कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया, माननीय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कि अब केवल 1/3 इनसाइडर एंड 2/3 आउटसाइडर। तो ये है सर स्टील फ्रेम, नेशन फर्स्ट, देश की एकता अखंडता फर्स्ट, और इसीलिए सर ये ऑल इंडिया सर्विसेज बनी देश की एकता और अखंडता के लिए, जिसके मुझे गर्व है। मैं अपने कांग्रेस मित्र का भाषण सुन रहा था बड़े ध्यान से, उन्होंने बड़ा भावनात्मक, सीएपीएफ अफसर पसीना बहाते हैं,
परेड ग्राउंड की घास उनके पसीने से जमती है, क्या क्या बड़ा उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। महोदय, हम भी कम पसीना नहीं बहाते, हमारी भी ट्रेनिंग होती वही है जो कांस्टेबल ट्रेनिंग करता है, उससे हम बेटर हम पसीना बहाते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे डायरेक्टर थे फर्स्ट बैच 1948 राजदेव सिंह, बिहार कैडर, वो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे गुरु थे। और मुझे बड़ा इस बात का कहने पर प्रसन्नता है कि पंडारा पार्क में उसी मकान में रह रहा हूं जिसमें गुरु मेरे राजदेव सिंह रहे, डायरेक्टर सीबीआई। और उस डायरेक्टर सीबीआई को फर्स्ट बैच के टॉपर थे महोदय, और उन्हें डायरेक्टर सीबीआई बनाया गया। हमारे डायरेक्टर थे पुलिस एकेडमी में, और जब उनको बनाया गया शाह कमीशन की रिपोर्ट पर उन्हें कार्रवाई करने को कहा गया। सरकार बदल गई। सरकार जब बदल गई तो एक दिन राजदेव सिंह साहब को फोन आया एक राजकुमार का, आरडी शाह कमीशन की रिपोर्ट की फाइल लाओ। उन्होंने कहा सर ये संभव नहीं है, यू आर एमपी ओनली, अगर गृह मंत्री जी का लिखित में ऑर्डर आएगा ओनली सन आई कैन सेंड माय फाइल। राजदेव सिंह जब एक दिन दफ्तर में पहुंचते हैं तो राजकुमार उनकी चेयर पर बैठा हुआ, पैर उसका मेज पर, और तत्कालीन गृह मंत्री बगल में बैठे हुए, लाइए फाइल। उन्होंने कहा संभव नहीं है, देन यू आर सैक्ड। ये होता था सर उस समय। और राजदेव सिंह को बिहार कैडर रिप्रेजेंटेट कर दिया गया, उन्हें इंस्ट्रक्शन के कहीं की पोस्टिंग नहीं दिया जाए। वो गए रेलवे स्टेशन पर, AC 3 क्लास में बैठे, AC 3 तब तो AC 3 होती नहीं थी, स्लीपर क्लास में रांची गए, कमरे वाले बाबा आश्रम में रहते थे शांति के लिए। लेकिन ऐसा उनको तंग किया गया सर, 22 अप्रैल 86 को ही डाइड एट द एज ऑफ 62। मैं उसी मकान में रह रहा हूं सर। तो ये चीजें जो कहना, इसके बाद अभी बात आई शहादत की। मैं आज सल्यूट करता हूं उन सभी जवानों को, चाहे CAPF के हों, फौज के हों, स्टेट पुलिस के हों, IPS अफसर हों, सबने खून बहाया है सर इस देश की एकता अखंडता के लिए। मुझे एक चीज कहने पर गर्व है कि पहली शहादत दिया था उत्तर प्रदेश कैडर के IG GS आर्या, 1950 बैच। वो डेपुटेशन पर गए थे IG मिजोरम, और 13 जनवरी 1975 को अपने दफ्तर में बैठे थे। वो थे DIG थे उनके LB सेवा असम कैडर, और SP CID थे के पंचम गैशन। और वहां पर मिजो टेररिस्ट ने उस दफ्तर में उनको मार दिया था, वो शहादत दिया था। मैं उनको सल्यूट करता हूं। इसके अलावा पंजाब में वी हैव लॉस्ट AS अटवाल 1969 बैच, अजीत सिंह 1968 बैच, गोविंद राम 1975 बैच, शीतल दास 1976 बैच, अमरिंदर सिंह ब्रार 1979, KRS गिल 1982। इतने IPS अफसर हम लोगों ने पंजाब में खोया है। मैं बताना चाहता हूं हमारे CAPF के लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन ये कहते हैं कि साहब IPS अफसर तो AC कमरे में रह करके, नहीं सर, हम भी लड़ते हैं, और लड़ा है, मैं खुद लड़ा हूं। मैं तो, मेरी भी शहादत हो गई होती 16 फरवरी 1981 को प्रयागराज में। मैं सर आ रहा था, जीप थी, मेरे 2 सिपाही, एक इंस्पेक्टर शिवरतन सिंह, एक पुलिया पर, दोनों तरफ रात के 11 बजे मेरे ऊपर एम्बुश करके फायरिंग हुई। मैं पर मेरा स्टैंड गन था मेरे हाथ में, मैंने जंप किया, फायर करके अपने एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मुकाबला करके भगा दिया था। और उसके बाद मैंने कहा था अपने SSP से, जब तक पकड़ नहीं लूंगा, अंजाम तक नहीं पहुंचूंगा, घर नहीं आऊंगा। तो महोदय मैंने ये किया है। और जब कोर्ट में हाजिर हुए, मैं गया कोर्ट में, मैंने कहा जमानत अपोज नहीं करूंगा, कम आउट। मैंने कहा तुम्हें अगर मैं NSA बना दूं, साल भर अंदर हो जाओगे, और मेरा तब तक प्रमोशन हो जाएगा, तो मेरा तबादला हो जाएगा। तो सर मैं 5 अक्टूबर 81 को SP हुआ, उनकी हैसियत नहीं हुई कि जमानत करा ले। हाँ, इसके अलावा सर महाराष्ट्र कैडर हमने खोया हेमंत करकरे को 1982 बैच, हमने खोया अशोक कामटे को 1989 बैच। बिहार कैडर में हमने खोया रणधीर प्रसाद वर्मा को 1974 बैच, जिनकी पत्नी
को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया था, मंत्री बनाया था। हमने खोया बिहार कैडर के विनोद कुमार चौबे को, हमने खोया आसाम में के सिंह को। सर, एक दो नहीं, कितनी शहादत दिया है हम लोगों ने आईपीएस अफसरों में। और मैं कहता हूं टेररिज्म से लड़ने के लिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए सब ने कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। एक था सर, एक जब हम किसी ऑपरेशन में करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो हम लेते हैं पब्लिक का सहयोग। मैंने भी लिया है पब्लिक का सहयोग। सर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक बनाया गया सलवा जूडम, उनको बनाया गया स्पेशल पुलिस ऑफिसर, हमें अधिकार है। लेकिन उस समय जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस थी उनको पसंद नहीं आया और सलवा जूडम को बैन कर दिया गया। और जब सलवा जूडम खत्म हुआ, 300-400 लोग उन नक्सलियों ने मारा है सर, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। उसके बाद सहयोग लिया गया, जहां सीएपीएफ है, स्टेट फोर्स है, वहीं डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, वो लड़े हैं सर। और वो लड़ करके आज 31 मार्च अभी कल ही बीता है, हमने नक्सल मुक्त कराया है। अदरवाइज उनका रेड कॉरिडोर बन चुका था महोदय। मैं आज अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को सल्यूट करता हूं, साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयास से खत्म हुआ। सर, सलवा जूडम के हेड थे कांग्रेस के थे कर्मा जी, और झीरम घाटी में वहां के माऊ एक कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर पाऊ विद्याचंद्र शुक्ला जी, कर्मा जी, पटेल जी, सबको मार दिया गया था। 76 जवान एक साथ शहीद हुए थे सर छत्तीसगढ़ में 2010 में। लेकिन कभी जो मनमोहन सिंह जी थे उसमें उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की कि ये जो नक्सलवाद है ये हमारी एकता, अखंडता के लिए सबसे बड़ा बाधा है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसमें कैसे कैसे लोग थे मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने कार्रवाई नहीं करने दी, जिसका अंजाम हमने भुगता है, लड़ा है। अब बात आती है आईपीएस ऑफिसर के डिप्यूटेशन की। सर, आईपीएस ऑफिसर हमेशा डिप्यूटेशन पर रहा है और हम तो एसपी रैंक पर रहे हैं। मैं भी डिप्यूटेशन पर रहा हूं एज ए चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, पहले डीआईजी और फिर आईजी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। मैंने माननीय रामविलास पासवान जी के, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है 7 बरस पैरामिलिट्री फोर्स से महोदय। तो आज ये जो आईपीएस ऑफिसर को अभी जो ये नया एक्ट बन रहा है, पहले हम तो एसपी तक जाते थे, अब उनके प्रमोशन के लिए जो 20% डीआईजी रहते थे सीएपीएफ में, अब वहां पर डीआईजी रैंक तक उनको प्रमोशन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आईजी में 50% और स्पेशल डीजी और डीजीपी में 100% आईपीएस का नेतृत्व। ये क्यों है सर? हम स्टेट में आते हैं, नीचे से लेकर के हम वहां तक काम करते हैं। और एक चीज और कहा गया, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा कि साहब स्टेट में गलत काम किए तो सेंटर में ले आए। सर, सेंटर में ऐसे नहीं आते। सेंटर के लिए हर रैंक पर इंपैनलमेंट होता है। मेरे कैडर, यूपी कैडर में 16 अफसर थे आईपीएस, और उसके लिए डीजी के लिए केवल मैं इंपैनल्ड था, इकलौता ही। जब तक इंपैनलमेंट नहीं होगा आप आ ही नहीं सकते। तो सर, इंपैनलमेंट में डीजी हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया सर। नहीं तो मैं एक्स डीजी सीआरपीएफ कहलाता, तो मुझे नहीं आने दिया तो मैं यहां आ गया। सर, मैंने ऐसे ही, मुझे पोस्टिंग की काम कम था तो सर मैं राइटर बन गया। तो उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, उन्होंने राइटर बना दिया एक फाइटर को। तो सर, इसलिए आईपीएस ऑफिसर सबसे बड़ी चीज लिखा है। इसके अलावा सर एक चीज होता है लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट सब्जेक्ट। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती हैं स्टेट में काम करने, तो स्टेट सरकार के गाइडेंस में काम करती है सर। आईपीएस अफसर हम लोग रहते हैं, हमारा ही साथी होते हैं आईएएस अफसर, उनका भी बड़ा रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर में करने में। तो जो सेंट्रल पैरामिलिट्री इन आइसोलेशन काम नहीं करती सर, ये करती हैं। उसके लिए सबसे बड़ा होता है समन्वय बनाना, समन्वय बनाना, पब्लिक का सहयोग लेना, और उसके लिए आईपीएस ऑफिसर के अनुभव की जरूरत होती है सभापति महोदय।
और वो अनुभव, इसीलिए आईपीएस ऑफिसर का डेपुटेशन इज ए मस्ट। और ये जो बिल है उसको इसने एक कानूनी जामा पहना दिया है डेपुटेशन का। और ये उस सवाल पे 1 मिनट लूंगा। ये सर, इसमें जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का उसका भी सम्मान है, और जहां तक हमारे सीएपीएफ के अफसरों की कैरियर का सवाल है, दोनों का समन्वय रखा है। महोदय, एक चीज और कहूंगा, एक सीएपीएफ के अफसर आते हैं डीएसपी रैंक के, हमारा इक्विवेलेंट। स्टेट में हमारे डीएसपी आते हैं, और जब उनका प्रमोशन होता है तो 33% प्रमोटेड ऑफिसर स्टेट में, पूरे भारत में सर, और 67% डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर। तो इनके चले कहेंगे नहीं साहब बस उन्हीं को जाने दीजिए वहां तक, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो स्टील फ्रेम है जिसका आईपीएस ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विस के, तो ये पिलर हैं सर स्टील फ्रेम के, इसलिए स्टील फ्रेम की जरूरत है, जरूरत रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री राम, हाँ माननीय जयराम जी। माननीय सांसद जी ने 1980 में गृह मंत्री के ऑफिस में क्या हुआ उसकी कहानी हमें सुनाई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माननीय सांसद को कहिए कि वो कहानी ऑथेंटिकेट। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री प्लीज प्लीज प्लीज